बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक नंबर 22, वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। वेपर प्रेशर और कैविटेशन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों टॉपिक साथ हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इसलिए हम पहले वेपर प्रेशर को समझेंगे और फिर कैविटेशन को समझेंगे। वेपर प्रेशर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है, उस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर आपके पास ये हैंड आउट्स नहीं है तो आप एलएमएस के थ्रू डाउनलोड कर लें, डाउनलोड फाइल के सेक्शन से, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर को स्टार्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर वाटर या कोई भी लिक्विड फिल है, फॉर एग्जांपल वाटर ही फिल है। अब क्या हुआ, अब मैंने इसको किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हीट करना स्टार्ट किया। अब ये जो कंटेनर है ये ऊपर से क्लोज्ड है, फॉर एग्जांपल अब मैंने इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट करना स्टार्ट हुआ तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर किससे बना होता है, H2O से, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हमने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो वो वाटर के मॉलिक्यूल जो वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़े हैं वो इस जगह से मूव करके इस फ्री सरफेस की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे वाटर नहीं होगा। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल्स एक टेम्परेचर देने पर यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या हुए, इस फ्री सरफेस की तरफ जाने लग पड़े, तो इस टाइम पे इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा, अब ये मॉलिक्यूल्स जब अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देने की वजह से ये मॉलिक्यूल अगेन इस वाटर के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, आप कीजिए नहीं कि सारे मॉलिक्यूल्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया, कुछ मॉलिक्यूल्स जो इस फ्री सरफेस के अंदर है इन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज कर दिया। तो इन काइनेटिक एनर्जी को लूज करने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स अगेन क्या हो गए, इस लिक्विड के अंदर आना शुरू हो गया। मॉलिक्यूल्स अगेन इस फेस इधर आ गए। अब क्या हुआ, टेम्परेचर तो हम उसको दे रहे हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम उसको हीट कर रहे हैं, वाटर जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से फ्री सरफेस में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इन्होंने लूज की वो अगेन वाटर के अंदर आ गए हैं। तो क्या होगा, अब देखें जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रह जाएंगे जिन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज नहीं किया, कुछ मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ ही रहेंगे। अब जो मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज नहीं करेंगे वो इस सरफेस के ऊपर, ये जो वाटर की ये सरफेस है जहाँ तक वाटर फील है, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और जो मॉलिक्यूल यहाँ पे रह गए जिन्होंने यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट किया है, इसी को ही हम कहेंगे वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर ही इसको क्यों कह रहे हैं, मेन वजह क्या है, अब देखें जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस लिक्विड सरफेस से इस फ्री सरफेस की तरफ मूव किए तो उस टाइम पे ये मॉलिक्यूल्स गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन, वेपर प्रेशर। यहाँ फिर इसके बाद हम इसको कह सकते हैं कि पानी वेपोरेट होना स्टार्ट हो गया। अब जब उन्होंने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज किया तो वो मॉलिक्यूल्स अगेन इस वाटर के अंदर आना शुरू हो गए। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। अब जब दोनों ये नहीं कि एक ही टाइम के अंदर मॉलिक्यूल्स बॉयल होना स्टार्ट हुए और वो फ्री सरफेस की तरफ गए और फिर फ्री सरफेस के बाद अब काइनेटिक एनर्जी लूज करने पे अगेन अपनी वाटर के अंदर स्टार्ट होना, ये एक ही दफा नहीं हो जाता, ये प्रोसेस होता रहता है। और ये प्रोसेस तब तक होता रहता है जब तक वेपराइजेशन कंडेंसेशन के इक्वल नहीं हो जाती। और जब वेपराइजेशन मतलब जो वेपर्स यहाँ पे बने हैं और जो वेपर्स आपके पास काइनेटिक एनर्जी लूज होने की वजह से वापस इस सरफेस के अंदर आ गए, जब दोनों वेपराइजेशन और कंडेंसेशन इक्वल हो जाती है तो अब तब ये वाले मॉलिक्यूल जो यहाँ पे फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल बच जाएंगे, तब ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस वाटर की सरफेस के ऊपर, तो इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। टॉपिक नंबर 22 को रीड करते हैं और रीड करके अपनी इस थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमें समझ आ गया कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से फ्री सरफेस की तरफ गए और किस तरह से ये सारा फिनोमेना हुआ। तो अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो आप इसको एक दफ़ा अगेन वापस जाके सुने, तब आपको समझ आ जाएगी। अदरवाइज थ्योरी बहुत आसान है, थ्योरी को समझेंगे तो आपको वो जो बातें मैंने पहले एक्सप्लेन की है वो आपको साथ साथ रिलेट करने समझ आ जाएगी। स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वेल एस्टैब्लिश्ड द प्रेशर एंड टेम्परेचर आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस। अब देखें किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी लिक्विड की या किसी भी आपके पास जो भी सब्सटेंस है उसके अंदर उसका कोई ना कोई टेम्परेचर या कोई ना कोई प्रेशर तो होता ही होता है। जैसे आप वाटर की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि वाटर को का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ये, तो हम यहाँ पे सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने उसको हीट किया। तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हमने वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है, इसका मतलब होता है कि हम उसको कोई प्रेशर भी उसके साथ उसको दे रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमने वाटर को हीट किया 25 डिग्री सेल्सियस पे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कई जगह पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कहीं पे 1 बार होता है। जैसे आपके पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.325 पास्कल के इक्वल होता है, फिर आप उसको किलो पास्कल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 101.325 पास्कल के इक्वल अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो 101.325 किलो पास्कल हो जाएगा। और कई जगह पे ये भी होता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं जो प्रेशर के लिए यूज होती हैं। तो मतलब कि आप उसको जितना टेम्परेचर दे रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे उसको अगर हीट कर रहे हैं तो उसके साथ आप प्रेशर भी जरूर एक प्रेशर वाली टर्म भी लिखते हैं। अब ये सारा प्रोसेस हो गया, ये सारी डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज हैं प्योर सब्सटेंस की ड्यूरिंग फेज चेंज प्रोसेस। अब ये फेज चेंज प्रोसेस वर्ड का क्या मतलब है, देखिए जब हमने
वेपर प्रेशर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। जब मॉलिक्यूल्स लिक्विड से फ्री सरफेस की तरफ शिफ्ट हुए तो वो गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हो गए। अब उन गैस फेज के अंदर जब कन्वर्ट हो गए तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो वो क्या हुए, वो अगेन उस लिक्विड के अंदर शिफ्ट हो गए। अब ये सारा प्रोसेस जब हमारे पास गैस फेज के अंदर कन्वर्ट हुए तो उस टाइम पे उसको हमने क्या कह दिया, वेपराइजेशन कह दिया। और जब वेपर्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज किया तो वो वापस लिक्विड में शिफ्ट हुए तो उसको हमने कह दिया कंडेंसेशन। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर या एक और पर्टिकुलर प्रेशर के ऊपर ये दोनों प्रोसेस जब इक्वल हो जाएंगे, कंडेंसेशन वेपराइजेशन के इक्वल हो जाएगा तो उसी को वो कहता है फेज चेंज प्रोसेस। तो जब दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास क्या हो गया है, जब वेपर्स ने एक सरफेस वाटर की सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया तो उसको हमने फिर क्या कह दिया, वेपर प्रेशर कह दिया। एट अ गिवन प्रेशर द टेम्परेचर एट विच द प्योर सब्सटेंस चेंज फेज। अब प्रेशर आपको गिवन है और जो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सब्सटेंस अपनी फेज को चेंज कर रहा है, मतलब कि हमने वाटर को हीट किया 25 डिग्री सेल्सियस पे, उस टाइम पे हम उसको कोई ना कोई प्रेशर भी दे रहे हैं, तो टेम्परेचर ने की वजह से जिस सब्सटेंस से अपनी फेज को चेंज किया उसको हम कहते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। मतलब कि हम वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, वो वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए, गैसेस फेज के अंदर कन्वर्ट हो गए, तो जिस टेम्परेचर पे वो अपनी फेज को चेंज कर रहा है उसको सैचुरेशन टेम्परेचर। और अगर जिस प्रेशर पे वो अपनी सब्सटेंस जो है वो अपनी फेज को चेंज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे सैचुरेशन प्रेशर। जिस प्रेशर पे करेगा तो सैचुरेशन प्रेशर, जिस टेम्परेचर पे करेगा तो सैचुरेशन टेम्परेचर। एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप जिस टेम्परेचर पे कर रहा है तो उस टाइम पे आपके पास प्रेशर गिवन होगा, और जिस प्रेशर पे अपनी फेज को चेंज कर रहा है तो उस टाइम पे आपके पास टेम्परेचर गिवन होगा। तो ये दोनों की टर्म्स को याद रखना है। अगर इधर प्रेशर है तो टेम्परेचर अपनी फेज चेंज कर रहा है और टेम्परेचर की वजह से सब्सटेंस अपनी फेज चेंज कर रहा है, और अगर इधर टेम्परेचर है तो प्रेशर की वजह से सब्सटेंस अपनी फेज को चेंज कर रहा है तो उसको हम सैचुरेशन प्रेशर कह देंगे। सैचुरेशन प्रेशर है तो पी के नीचे एसिटी लिख दें, सैचुरेशन है ये। इसी तरह से सैचुरेशन टेम्परेचर तो टी के नीचे एसिटी लिख दें। इसके बाद आपके पास वो कहते हैं एट एब्सोल्यूट प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेरिक और 101.325 किलो पास्कल, इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो पास्कल इक्वल हो जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब कि अगर आपके पास प्रेशर गिवन है तो टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसको कन्वर्सली कर लें, उल्ट कर लें इसका, अगर आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो सैचुरेशन प्रेशर उस टाइम पे कितना होगा, 1 एटमॉस्फेरिक। वही बात है, जब आपके पास प्रेशर गिवन है तो आपके पास वाटर अपनी जिस फेज को चेंज करता है वो टेम्परेचर है, और जब आपके पास टेम्परेचर गिवन है तो वो जो उसके सैचुरेशन प्रेशर होगा वो वाटर का 1 एटमॉस्फेरिक। ये दोनों एक दूसरे का कन्वर्स रिलेशन, इसी वाली दोनों डेफिनेशंस को उन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे लिख दिया। अब वेपर प्रेशर की डेफिनेशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज डिफाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर इन फेज इक्विलिब्रियम। अब जो प्रेशर, अब मैं इसको दोबारा बताऊं, मॉलिक्यूल्स गए, कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ पे वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए, वेपर्स ने अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज किया, मॉलिक्यूल्स वापस आ गए। कुछ मॉलिक्यूल्स जो यहाँ ही रहे हैं उन्होंने क्या किया, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया और इसको हमने कह दिया वेपर प्रेशर कहते हैं। इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स वेपर। कुछ वेपर्स जो यहाँ पे रह गए उन्होंने क्या किया, इन्होंने इस सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया इन फेज इक्विलिब्रियम, मतलब कंडेंसेशन वेपराइजेशन के इक्वल होगी विद इट्स लिक्विड्स एट अ गिवन टेम्परेचर, और जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो कर रहा है उसको हम कह देंगे वेपर प्रेशर। इसके बाद एक और टर्म है आपके पास, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर वो कह सकते हैं आपके पास वो वाला प्रेशर है जिसमें प्रेशर आपके पास 2 या 3 कंपोनेंट्स को कंबाइन करके लगाया जाता है। जैसे वाटर की बात कर लें तो वाटर H2O से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं। जब दो गैसेस मिलके कोई प्रेशर एक्सर्ट करती हैं किसी टोटल प्रेशर के ऊपर, किसी पूरे सिस्टम के ऊपर, तो उसको आप कहते हैं पार्शियल प्रेशर। इज डिफाइंड एज द प्रेशर ऑफ अ गैस और वेपर इन अ मिक्सचर विद अदर गैसेस। जब आपके पास किसी गैस या किसी भी वेपर का प्रेशर जब दूसरी गैसेस के साथ मिल जाता है तो उसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वेपर, आपने ये बात याद रखनी है कि जो वेपर्स का पार्शियल प्रेशर होता है वो हमेशा इक्वल होता है या लेस देन होता है। आप इस टर्म को इस तरह से साथ लिख लें, ये ज्यादा अच्छे से याद रहती है कि आपके पास जो पार्शियल प्रेशर है, मैं अगर इसको लिख लूँ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वेपर, मैं इसके नीचे वी लिख लेती हूँ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वेपर हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है या इक्वल होता है किसके प्रेशर के, वेपर प्रेशर के। तो ये पी वी पार्शियल प्रेशर ऑफ अ वेपर, और हमारे पास ये वेपर प्रेशर के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे वी डॉट पी लिखने लगी हूँ। मतलब कि वेपर प्रेशर के हमेशा क्या होता है, पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होता है, इक्वल होता है। इफ देयर इज नो लिक्विड प्रेजेंट, हाउएवर व्हेन बोथ वेपर, अब जब दोनों वेपर्स एंड लिक्विड्स आर प्रेजेंट एंड द सिस्टम इन फेज इक्विलिब्रियम, आपके पास जब कंडेंसेशन वेपराइजेशन के इक्वल हो गया, वेपर्स और लिक्विड्स इक्वल हो गए हैं, तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा उस टाइम पे, हमेशा वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। अब पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल कब नहीं होगा, जब वहां पे लिक्विड प्रेजेंट नहीं होगा, और जब लिक्विड प्रेजेंट होगा पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल होंगे, वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। एंड सिस्टम, और उस सिस्टम को हम सैचुरेटेड कहते हैं। मतलब कि ये सैचुरेटेड यहाँ पे वही वाली एग्जांपल को डिफाइन कर रहा है, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन को। जब फेज इक्विलिब्रियम हो गई है तो वो उसको सैचुरेटेड कहते हैं। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम ओपन वाटर बॉडीज, जो ओपन वाटर बॉडीज होती हैं, लेक्स,
कि वहाँ पे वो इवेपोरेशन की बात कर रहा है, इज कंट्रोल्ड बाय डिफरेंस बिटवीन वेपर प्रेशर एंड पार्शियल प्रेशर। हम उसके वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस लेते हैं तो तब हमारे पास उसका ओपन वाटर लेक्स जो झील होती है उस टाइम पे उसका प्रेशर जो है वो हम मेजर करते हैं। अब हमारा टॉपिक नंबर 23 है वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। एक्चुअली अब हम कैविटेशन देखने लगे हैं कि कैविटेशन होता क्या है। कैविटेशन को स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको कैविटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। हमने देखा वेपर प्रेशर क्या होता है, बहुत डिटेल से डिस्कस किया कैसे वेपर्स बनते हैं। अब उसी वेपर्स को लेके हम कैविटेशन करने वाले हैं। कैविटेशन है क्या, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है, द रीजन क्या है वेपर प्रेशर की, लिक्विड का प्रेशर जैसे ही हमारे पास अब लिक्विड का फ्लो सिस्टम है, लिक्विड है किसी भी बीकर या कंटेनर के अंदर, तो वहां पे क्या हुआ, लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होने से वहां पे क्या हुआ, वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए, वेपराइजेशन होगी, फिर कंडेंसेशन होगी, फिर कुछ वेपर्स बचे जिन्होंने उस सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाया तो वहां पे हमने उसको कह दिया वेपर प्रेशर। अब ये सारा प्रोसेस तो हो गया। अब वो कहता है अब जब हमारे पास बबल्स कैसे बने, कैविटेशन एक्चुअली है क्या है, बबल्स का बनना, उस लिक्विड के अंदर बबल्स का बनना। आप देखेंगे किस तरह से बबल्स बनेंगे। वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस में वेपराइज एंड फॉर्म बबल्स। अब जब हमने उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे पानी को, लिक्विड को हीट अप किया और वहां पे क्या हुआ, वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए और उन वेपर्स से हमारे पास बबल्स बने। अब एक्चुअली यहाँ पे वो बता क्या रहा है, सच एज द टिप रीजन ऑफ द इम्पेलर सक्शन साइड ऑफ द पंप विद द प्रेशर ड्रॉप्स। अच्छा, अब यहाँ पे वो बताना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको वही वाला कॉन्सेप्ट लेकर चलूंगी और कैविटेशन को एक्सप्लेन करूंगी। देखें क्या हुआ, हमारे पास लिक्विड को हमने किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हीट किया, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे, उस टाइम पे प्रेशर भी एक कर है। अब हम हमारे पास क्या हुआ, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए, कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज होगी, जैसे हमने अपनी काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज किया, लूज कर दिया, तो कुछ मॉलिक्यूल्स वापस इस लिक्विड के अंदर स्टार्ट आना शुरू हो गए। अब जो मॉलिक्यूल इस लिक्विड के अंदर वापस आना शुरू हो गए ना, अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स ऊपर जा रहे थे वो किस फेज में कन्वर्ट हो रहे थे, वो गैसेस में कन्वर्ट हो रहे थे। जो वेपर्स बन रहे थे वो गैस में कन्वर्ट हो रहे थे। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स वापस इस लिक्विड के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, अब देखिए हम नीचे से इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, इसको हीट अप कर रहे हैं, इसको कोई टेम्परेचर दे रहे हैं। अब टेम्परेचर देने से मॉलिक्यूल ऊपर गए, अब कुछ काइनेटिक एनर्जी लूज करने के बाद मॉलिक्यूल्स वापस आए। अब क्या हुआ, टेम्परेचर प्रेशर इनका क्या होगा, जब हमारे पास कैविटेशन होती कब है, जब लिक्विड का प्रेशर इन वेपर्स के प्रेशर से कम हो जाए। अब मेरे पास यहाँ पे अगर लिक्विड का प्रेशर और यहाँ पे जो वेपर्स का प्रेशर है, अब इनका प्रेशर, गैसेस का प्रेशर एक्चुअली यहाँ पे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अब जैसे लिक्विड का प्रेशर इन वेपर्स के प्रेशर से कम हो जाएगा ना, तो ये जो मॉलिक्यूल्स वापस आ रहे हैं, गैसेस वाले वेपर्स, ये क्या होंगे, इस सरफेस के आप ऊपर आके अटैक कर देंगे। ये जो आपके पास सबसे लोअर सरफेस है, इसके ऊपर आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही लिक्विड का प्रेशर वेपर्स के प्रेशर से कम हुआ तो कुछ बबल्स बने, और वो जो बबल्स बने, जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही हम लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, बबल्स बनना। लो प्रेशर रीजन पे बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही बबल्स बनना स्टार्ट हो गए तो वहाँ पे हमारे पास कैविटेशन हो जाती है। अगर हम एग्जाम्पल इसी तरह से कैविटेशन की किसी पाइप के अंदर लें तो पाइप के अंदर कैविटेशन किस तरह से होगी, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर उस लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो तब हमारे पास क्या होती है, कैविटेशन होती है, मतलब कि बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब कि लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया तो अब मतलब कि क्या हुआ, वहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो गया। अब बॉइलिंग स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हाई प्रेशर रीजन है इस पाइप का। अब लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो गया, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। बॉइलिंग स्टार्ट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गए, वेपर्स बनने स्टार्ट हो गए, बबल्स बनने स्टार्ट हो गए। अब ये जो वेपर्स बबल्स हैं ये क्या करें, ये इस लो प्रेशर रीजन से जैसे ही इस हाई प्रेशर रीजन की तरफ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे इस हाई प्रेशर रीजन के ऊपर एक ओरियन स्टार्ट हो जाएगी, आपका पाइप डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पाइप डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ओरियन हो जाएगी, तो हम यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, कैविटेशन का फिनोमेना कर हो जाएगा। अब डेफिनेशन भी यही कहती है, वेपर बबल्स कॉल्ड कैविटेशन बबल्स सिंस दे फॉर्म कैविटीज इन द लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर क्या हो रही है, कैविटीज हो गई है। जैसे ही इन बबल्स ने इस पाइप के इस हाई प्रेशर रीजन के साथ जाके कोलैप्स किया, यहाँ पे जाके स्टिक हो गए, जुड़े जाके, तो वहाँ पे क्या हुई, कैविटेशन हुई। दे आर स्वेप्ट अवे फ्रॉम लो प्रेशर रीजन। अब ये कहाँ क्या हो रही है कि ये लो प्रेशर रीजन से कहाँ जा रहे हैं, हाई प्रेशर रीजन की तरफ। तो स्वेप्ट अवे फ्रॉम लो प्रेशर रीजन जनरेटिंग हाईली डिस्ट्रक्टिव एक्सट्रीमली हाई प्रेशर वेव्स। अब लो प्रेशर रीजन से जैसे ही हाई डिस्ट्रक्टिव हाई प्रेशर रीजन की तरफ गए तो ये फिनोमिना कर हुआ। अब ये फिनोमिना को हमने क्या कह दिया, वेपर्स बबल्स मूव किया हाई प्रेशर रीजन की तरफ, इसको कैविटेशन कह दिया। दिस फिनोमिना व्हिच इज अ कॉमन कॉज फॉर ड्रॉप इन परफॉर्मेंस। अब जब यहाँ पे कैविटेशन हो गया, पाइप के यहाँ पे डैमेज हो गया, यहाँ पे एरोजन हो गई है, इसकी सरफेस जो हो गया वो खुरदरी हो गई है, सरफेस पिटिंग जिसको कहेंगे, सरफेस पिटिंग हो गई है, खुरदरी हो गई है, एरोजन हो गया। तो अब हम इस पाइप को, जो हमारा पाइप जो डैमेज हो चुका है, अब हम इस पाइप को मजीद यूज नहीं कर सकते। अब ये हुआ किससे, विच इज कॉमन कॉज फॉर ड्रॉप इन परफॉर्मेंस। अब हमारी परफॉर्मेंस पाइप की जो है वो कम हो जाएगी। एंड इवन द ओरिजिन ऑफ इम्पेलर ब्लेड्स
हमारे पास एरोजन हो जाएगी, इसको हम कहते हैं कैविटेशन। एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइंस एंड पंप्स। और ये कैविटेशन ज्यादा कहाँ पे होती है? पंप्स और टर्बाइंस के अंदर होती है। मैं आपको पंप्स और टर्बाइंस के अंदर एग्जांपल पे बता देती हूँ कि हमारे पास किस तरह से होती है। आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इस पंप ये आपके पास एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की शेप है। अब यहाँ पे होती किस तरह से है, देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के अंदर किस तरह से हमारे पास कैविटेशन का फिनोमेना अकर होता है। ये अगर हम यहाँ पे इसको और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक इनलेट पाइप लगा हुआ होता है, यहाँ से वो सक्शन पाइप जिसको कहते हैं, यहाँ से वो पानी लेता है। अब वो पानी यहाँ से लो प्रेशर, यहाँ पे इसका प्रेशर कम है, जैसे ही लो प्रेशर रीजन से इस हाई प्रेशर रीजन की तरफ जाता है, ये जो आपको ये नजर आ रहा है इसको हम इम्पेलर कहते हैं। ये हमारे यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? हाई प्रेशर रीजन होता है। अब जैसे ही इस लो प्रेशर रीजन से हाई प्रेशर रीजन की तरफ जाते हैं, यहाँ पे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये जो बबल्स बनते हैं ये इस इम्पेलर को क्या कर देते हैं? डैमेज कर देते हैं। और जैसे ही यहाँ से वाटर, फिर यहाँ से वाटर मूव करता है, और ये हमारे पास डिलीवर पाइप होता है, यहाँ से फ्लूइड जो है वो मूव करता है। जो आपके आम पंप या जो टर्बाइन सिस्टम होता है, यहाँ वहाँ पे ये फिनोमेना कैविटेशन का होता है। वो एरोजन हो जाती है। जैसे हम कहते हैं किसी सरफेस के ऊपर जंग का लग जाना, वो भी हम कह सकते हैं कि कैविटेशन हो गया। तो और ज्यादा भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सिस्टम है, पंप है, और वहाँ पे साउंड भी उसकी जो चेंज हो जाती है, जैसे ही वाटर बबल्स बने उसके अंदर से हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहते हैं टम्बलिंग साउंड। अब वो जो टम्बलिंग साउंड होगी ना, वो टक 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 की आवाज प्रोड्यूस होने लगती है, उसकी आवाज चेंज हो जाती है। तो उसको उससे भी हमें पता चलता है कि हमारे पाइप के अंदर कैविटेशन हो गई है। अब कैविटेशन को हम अवॉइड भी कर सकते हैं। अवॉइड किस तरह से कर सकते हैं? अभी हमने कहा था कि अगर लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होगा तो कैविटेशन होगी। अगर लिक्विड का प्रेशर वेपर प्रेशर से ज्यादा हो जाए ना, तो हम कैविटेशन से अवॉइड भी कर सकते हैं। एक ये भी रीजन हो सकती है, एक ये भी रीजन हो सकती है इंटेंसिटी रिड्यूस। अब हमारे पास कैविटेशन से क्या हुआ? उसकी परफॉर्मेंस कम हो गई है, उसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है, नॉइज हो रहा है, हमारे काज डैमेज टू इक्विपमेंट, ये सारी काजेज है हमारे पास कि किस वजह से कैविटेशन हो गया। हमारे पास कैविटेशन अगर हो गया तो हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस क्या हो गया? कम हो गया। Some flow system use cavitation to their advantage। अब जिस एक तरफ जहाँ पे हमें कैविटेशन से नुकसान उठाने पड़े, कुछ ऐसे भी फ्लो सिस्टम्स हैं जहाँ पे हम कैविटेशन के फिनोमेना को खुद यूज करते हैं, जहाँ पे हम खुद बबल्स को क्रिएट करते हैं। हाई स्पीड सुपर कैविटिंग टोरपीडोज। अब ये क्या है? असल में आपके पास सुपर कैविटिंग टोरपीडोज होते क्या है? ये वो समंदरी आबदोजे हैं जिनको यूज करके हम समंदरी, जैसे हम सब कहते हैं समंदरी जंग हुई, तो ये वहाँ पे यूज किए जाते हैं। असल में ये मूव किस तरह से करते हैं, इनके अंदर कैविटेशन का फिनोमेना होता है किस तरह से? सुपर कैविटिंग टोरपीडोज क्या करते हैं? इनकी स्पीड को अपने इनकी वेलोसिटी को ज्यादा करने के लिए सुपर कैविटिंग टोरपीडोज खुद बबल्स को क्रिएट करते हैं। इनके अंदर हम खुद बबल्स क्रिएट करते हैं। अब जैसे ही बबल्स क्रिएट करते हैं, बबल्स क्रिएट करने की वजह क्या है? ताकि ये हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर सके। अब जब ये हाई वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं, इनकी स्पीड ऑलमोस्ट 370 किलोमीटर पर आवर होती है, तो इनको हम एनिमीज की सबमरीन्स को अटैक करने के लिए यूज करते हैं समंदर के अंदर। अब द प्रेशर स्पाइक्स रिजल्टिंग फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ बबल्स, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। कोलैप्सिंग नियर अ सॉलिड सरफेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मे कॉज रीजन सरफेस पिटिंग, सरफेस आपकी खुरदरी हो जाती है। फिटीग फेलियर, आपका जो इक्विपमेंट है या जो आपकी मशीनरी है वो फेल हो जाती है, आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। एंड इवेंचुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मशीनरी, आपके पास एक डिस्ट्रक्शन हो जाती है। अब रीजंस ऑफ कैविटेशन इन अ फ्लो सिस्टम, अब आपको पता है किस तरह से चलता है कि आपके सिस्टम के अंदर कैविटेशन होगी, उसके अंदर टम्बलिंग साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। टम्बलिंग साउंड आप कह सकते हैं आपके पास कुछ साउंड इस तरह से प्रोड्यूस होती है जैसे अभी आपको सुनाई देगी।